नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। दो बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहा हूं। पहली खबर यह है कि अमेरिका ने अब जाकर यह माना है कि उसका एक MQ-4C रीपर, जिसकी कीमत बताई जा रही है $238 मिलियन, अब 000 लगाते जाइए, $238 मिलियन, ये उसकी कीमत थी MQ-4C रीपर की, जिसके बारे में अमेरिका ने माना है कि इस जंग में इस रीपर का नुकसान हुआ है। यह खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि अमेरिका के कई सारे जहाज और कई सारे ड्रोन, जिनके बारे में यह माना जाता था कि दुनिया में इनका कोई जवाब नहीं है, ऐसे ड्रोन्स और जहाज ईरान की जंग में बर्बाद हुए हैं। ईरान ने ऐसे ड्रोन्स और जहाजों को जमीन पर गिराया है और इन्हीं में से एक है MQ-4C रीपर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसके पहले भी आप जानते हैं कई सारे उनके जंगी जहाज F-35, F-16 और जाने कौन कौन से, जिनको माना जाता था कि दुनिया के आसमान पर वो राज करते हैं, उनका कोई कुछ कर ही नहीं सकता, उनका इस जंग में नुकसान हुआ है। अमेरिका लगातार इस नुकसान को छुपाता रहा। जैसे अपनी जहाज के लिए कह दिया कि किचन में आग लगी थी, फिर पता चला कि साल भर तक वो जहाज दोबारा काम में नहीं आएगा और समझ में यह आया कि किचन में आग नहीं लगी थी, आग आसमान से ईरान की मिसाइलों से बरसी थी। पहली खबर तो ये मुझे बेहद जरूरी लगी और क्यों लगी ये मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरी खबर चाइना से है। चाइना में यूएई के प्रिंस जो हैं खालिद एमबी जायद, जो एमबी जायद साहब के यूएई के राष्ट्रपति के बेटे हैं, वो पहुंचे हुए थे और उनकी सीधी मुलाकात हुई चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। अब जाहिर है कि यूएई के अलग अलग लोग, अलग अलग इंपॉर्टेंट लोग दुनिया भर के मुल्कों में जा रहे हैं ईरान के खिलाफ अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, लेकिन बताया यह जा रहा है कि शी जिनपिंग ने इनको इनके मुंह पे कह दिया कि ईरान हमारा करीबी दोस्त है, तुम जिस तरह से इजराइल और अमेरिका के करीब हो, हम तुम्हारे साथ नहीं, ईरान के साथ है। कहा यह गया कि तुमसे हमारी दोस्ती है, लेकिन वो दोस्ती ईरान के कीमत पर नहीं है, हमारी दोस्ती में ईरान का दर्जा तुमसे बहुत आगे है। और यह भी कहा गया कि जिस तरह तुम वहां पे जंग भड़का रहे हो, जिस तरह से इजराइल और अमेरिका के साथ हो, उससे तुम्हारा नुकसान होगा। और कहा यह जा रहा है कि वहां से अपना सा मुंह लेकर खालिद साहब वापस यूएई लौटने पर मजबूर हो गए। यानी चाइना ने यूएई को किसी भी तरह का समर्थन देने से सीधे सीधे इंकार कर दिया। अब ये खबरें बड़ी क्यों हैं? देखिए, ट्रंप कह रहा है कि जंग खत्म होने वाली है, जंग लगभग खत्म हो गई है, और यह बात उसने कही फॉक्स न्यूज पे कही, जो उसका बहुत करीबी चैनल माना जाता है। और जब ट्रंप यह बात कह रहा था, लगभग उसी वक्त जेडी वांस भी यह बात कह रहा था कि जंग तो अब खत्म होने वाली है, जंग में कुछ खास है नहीं। गुटेरस, जो यूएन के चीफ है, यूएन के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कहा कि मुझे उम्मीद है बातचीत होगी। पाकिस्तान से भी लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि आगे बातचीत होगी और जंग खत्म होगी। अगर जंग खत्म होने वाली है तो सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर अमेरिका से लगातार हथियार मिडिल ईस्ट में क्यों आ रहे हैं? आज 15 अप्रैल है और कल 14 अप्रैल को भी मैंने आपको बताया था कि हथियारों का आना, जहाजों का आना, बेड़ों का आना बंद नहीं हुआ है। अमेरिका ने केवल ब्लॉकेट को ब्लॉक नहीं किया है, केवल होर्मुज के आगे पीछे अपनी जहाजें लगाकर वहां से जहाजों का गुजरना बंद नहीं किया है, इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट के अपने अड्डों पर लगातार वो आर्मी को बढ़ा रहा है। लगातार आर्मी आ रही है अमेरिका से, जहाजें आ रही हैं, नए नए हथियार आ रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि ईरान के चारों तरफ नाकाबंदी हो रही है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, आपने चैनल की मेंबरशिप ली है, टीसीएच आपको पसंद है, हमारा चैनल आपको पसंद है, तो क्यों नहीं हमारी फैमिली के, हमारे टीसीएच फैमिली के आप मेंबर बन जाइए। आपका मेंबर बनना हमें बहुत बड़ी ताकत देता है। तरीके आपको सारे पता हैं, इसलिए तरीके मैं कोई नहीं बता रहा। पिछले 2 बार जब भी ये जंग शुरू हुई है, चाहे वो 12 रोजा जंग हो दोहा बातचीत के बाद, और चाहे ये वाली जंग हो जो जेनेवा बातचीत के बीच में शुरू हुई, दोनों बार आप देखेंगे कि जंग शुरू होने के ठीक पहले, जंग उसको आप क्या कहेंगे, ईरान के ऊपर अटैक से ठीक पहले आप ट्रंप और वांस के बयान ढूंढ के पढ़ लीजिए। जब मैंने इस जंग को रिपोर्ट करना शुरू किया था तो मैंने अपने स्क्रीन पर दोनों तरफ 2 बयान दिखाए थे। एक तरफ
ट्रंप का बयान था कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और मुझे उम्मीद है कि डील हो जाएगी, और दूसरी तरफ यह खबर थी कि खामनेई साहब को शहीद कर दिया गया हमला करके ईरान के ऊपर। तो ये जो पूरी दो खबरें मैंने आपको दी, एक तरफ यूएई लगातार अपने आप को पोजीशन कर रहा है, यूएई लगातार दुनिया भर में घूम रहा है और रशिया और चाइना ईरान के समर्थन में ज्यादा बड़े बयान दे रहे हैं। जैसे रशिया के विदेश मंत्री लावरोव का बयान आता है कि ईरान को न्यूक्लियर एनरिचमेंट का पूरा हक है, यह ईरान का राइट है कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट करे। याद कीजिए, यही वो बात है जो पाकिस्तान के अंदर ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने और ईरान की संसद के स्पीकर कालिबाफ ने यही एग्जैक्टली बात कही थी कि ईरान को हक है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का। और रशिया के विदेश मंत्री लावरोव, जो पुतिन के बाद सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, वो जब ये बात दोहराते हैं कि ईरान को हक है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, तो सीधा सा मामला है कि रशिया पूरी तरह से ईरान के साथ आकर खड़ा हो गया है। और सिर्फ इतना नहीं है, ये जो ब्लॉकेट हुआ है ये चाइना को ध्यान में रख के खास तौर पर ब्लॉकेट किया गया है। और लगातार ट्रंप का यह बयान आ रहा है कि इस ब्लॉकेट से चाइना तेल नहीं खरीद पाएगा ईरान से। इस पर भी रशिया का बयान आया है कि अगर चाइना को तेल की जरूरत होगी तो वो जरूरत सब कुछ रोककर रशिया पूरी कर देगा, उसके लिए अमेरिका को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी रशिया, चाइना और ईरान का यह कोऑर्डिनेशन आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। याद कीजिए, इसके पहले लावरोव साहब के पास भी पहुंचे थे अरब मुल्कों के लीडर और उनसे ईरान की शिकायत की थी। तो उन्होंने कहा था कि जब ईरान पर हमला हुआ था, ईरान पर अग्रेशन हुआ था, इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था, तो क्या आपने उसकी मजम्मत की थी? और अगर नहीं की थी तो आज आप मुझसे इस बात की उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि मैं ईरान की मजम्मत करूं? इसलिए यह खबर बेहद इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ अमेरिका के बड़े बड़े जहाज और ड्रोन ईरान पहले ही गिरा चुका है, इसलिए अमेरिका अब ज्यादा तैयारी करेगा ईरान पर अगर उसको हमला करना है तो। और दूसरी तरफ यह कि जब बात सीज फायर की ज्यादा होने लगे, अमेरिका इस बात को बार बार कहने लगे कि जंग खत्म होने वाली है, तो समझना यह चाहिए कि कोई शैतानी दिमाग काम कर रहा है जंग की दोबारा शुरुआत के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल हमला हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आज हमला हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि परसों हमला हो जाएगा, लेकिन अभी तक का जो पैटर्न है उससे यही समझ में आता है कि इस तरह की बातें सिर्फ दो वजहों से की जाती हैं। पहली वजह होती है ऑयल मार्केट को बूस्ट देने के लिए। ब्लॉकेट के चलते एक ये सेंटीमेंट पूरे मार्केट में है कि तेल अब और नहीं आएगा, गैस अब और नहीं मिलेगी, इसलिए प्राइसेस बढ़ जाएंगी। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अमेरिका के पास जब इतना तेल है, इतना गैस है, तो फिर अमेरिका में गैस की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, तेल की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं? उन लोगों को थोड़ा क्वालिटी ऑफ ऑयल पर रिसर्च करके देख लेना चाहिए कि अमेरिका के अंदर जो ऑयल है, अमेरिका अपने ऑयल का यूज नहीं करता, क्योंकि जिस तरह का रिफाइन वो होता है वो डेली यूज वाला पेट्रोल ऑयल उसमें नहीं होता है। इसलिए अमेरिका खुद भी जो ऑयल यूज करता है वो मिडिल ईस्ट से आया हुआ ऑयल यूज करता है। अमेरिका का ऑयल दूसरे मदों में यूज किया जाता है। अब अमेरिका अगर यूजेबल जो गाड़ियों में और बाकी सब जगहों पर यूज करने लायक जो ऑयल है वो बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसको अपनी रिफाइनरीज को और रिफाइन करना पड़ेगा, अलग तरह की रिफाइनरी लगानी पड़ेगी, जिसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा। 2 दिन 4 दिन में यह सब नहीं होने वाला है। तो एक तो इस तरह के बयान इसलिए दिए जाते हैं कि मार्केट अच्छे सेंटीमेंट के साथ खुले, मार्केट में यह लगे अब तो जंग खत्म होने वाली है, ब्लॉकेट खुल जाएगा, होर्मुज खुल जाएगा, ऑयल आने लगेगा, और मार्केट अच्छे सेंटीमेंट के साथ खुले, अमेरिका का मार्केट डूबे नहीं, इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। और दूसरा, इस तरह के बयान अक्सर धोखेबाजी के बयान होते हैं। यह हमने दोहा बातचीत के दौरान भी देख लिया है और जिनेवा के बातचीत के दौरान भी देख लिया है। इसीलिए ईरान इस बार बहुत ज्यादा बयानबाजी करने की जगह अंदर अंदर सारी तैयारी कर रहा है, डिप्लोमेसी की तैयारी भी कर रहा है और जंग की तैयारी भी कर रहा है। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि चाइना और रशिया से उसके पास नए हथियार पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच दो जगहों पर नजर बनाकर रखना बेहद जरूरी है। एक नजर आपको बना के रखना है लेबनान के ऊपर। लेबनान में अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। अगर केवल पिछले 24 घंटों की बात करें तो तकरीबन 76 इलाकों पर हमले हुए हैं और एक फैमिली के कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। और दूसरी तरफ बरसों बाद वाशिंगटन में
लेबनान की सरकार और इजराइल के बीच में सीधी बातचीत हो रही है, आमने सामने टेबल पर बैठ के बातचीत हो रही है, लेकिन यह बातचीत लेबनान की उस सरकार के साथ हो रही है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो लेबनान का कुछ हिस्सा इजराइल को देने को तैयार है, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। वो चाहती है कि इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म कर दे, और इसीलिए बात हो रही है कि लेबनान को 3 जोन्स में बांटा जाएगा। एक बफर जोन बनेगा जिसमें लेबनान की जमीन में वो बफर जोन बनेगा, उसमें इजराइल की जमीन शामिल नहीं होगी, जहां पर इजराइल की आर्मी को रहने की इजाजत दी जाएगी। एक जोन लेबनान का बनेगा और एक और जोन बनेगा जहां पर हिजबुल्लाह को घेरा जाएगा और दोनों तरफ से हिजबुल्लाह को मारा जाएगा। इसलिए इस बातचीत से कोई बड़ी उम्मीद मत कीजिए। हद से हद यह हो सकता है बेरूत के ऊपर हमला रुक जाए, लेकिन हिजबुल्लाह की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। इस बातचीत से भी कोई खास असर हिजबुल्लाह वाले मामले पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वहां की सरकार, लेबनान की सरकार और इजराइल दोनों चाहते हैं हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना। और कल जो बयान आया है नईम कासिम का, उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे और लेबनान की जमीन पर जब तक इजराइल है तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। तो लेबनान की प्रॉब्लम इस बातचीत से सॉल्व नहीं होने वाली है, यह बात बहुत क्लियर समझ लेनी चाहिए। और दूसरी नजर, और सबसे बड़ी नजर जो बना के रखनी चाहिए, वो टर्की के ऊपर रखनी चाहिए। दरअसल तुर्की का जिस तरह का बयान लगातार आ रहा है, आपको याद होगा फिदान साहब का बयान, जो वहां के विदेश मंत्री हैं, मैंने आपको बताया था, जिसमें वो कह रहे थे कि तुर्की को इजराइल अपना नया एनिमी बना सकता है। कहने का मतलब यह है कि गजा में करने के बाद, सब कुछ लेबनान में करने के बाद, और ईरान से जंग जो चल रही है, अगर उसमें समझौता हो जाता है और ईरान पर हमले को बैन कर दिया जाता है, तो अगला दुश्मन इजराइल तुर्की को बना सकता है। देखिए, इजराइल में जिस तरह की विचारधारा है, जिस तरह की आइडियोलॉजी है, वो दुश्मन के बिना जिंदा नहीं रह सकती। उसको लगातार एक दुश्मन चाहिए जिसका डर दिखाकर अपने लोगों को बेवकूफ बना सके। कल मैंने पूछा था अपने वीडियो में कि आप लोग कहां से वीडियोस देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, पाकिस्तान से आए, सऊदी अरबिया से आए, बाकी मुल्कों से आए। जब मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में भी सोचता हूं, तो आप सोचिए, अगर एक पाकिस्तानी दुनिया में कहीं जाता है तो उसको या तो अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी या कोई और जबान बोलनी पड़ेगी, तब सामने वाले को उसकी बात समझ में आएगी। ऐसे ही अगर एक हिंदुस्तानी, मैं खुद दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है या फिर टूटी फूटी कोई और जबान बोलनी पड़ती है, लेकिन एक हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी एक दूसरे के मुल्क में अगर जाएं तो न जबान बदलने की जरूरत पड़ती है, न जायका बदलने की जरूरत पड़ती है। खान पान, रहन सहन, भाषा सब हमारी एक जैसी है। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों के हुक्मरान चाहते हैं कि हमेशा दुश्मन बने रहें, ताकि वो डर दिखाकर, कभी कश्मीर के मसले पर, कभी किसी मसले पर, ये डर दिखाकर अपनी जनता को पागल बनाया जा सके, बेवकूफ बनाया जा सके। खैर, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कभी और कर लेंगे। इजराइल की जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है, जायनिज्म की जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है, वो बिना दुश्मन के नहीं रह सकती। तो अगर ईरान से दुश्मनी लंबी नहीं चल पाएगी, ईरान का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तब भी, और अगर ईरान तबाह बर्बाद हो जाएगा तब भी इजराइल को जरूरत है एक नए दुश्मन की। और पिछले साल भर से कम हम देख रहे हैं कि इजराइल से तमाम लोगों के, तमाम जिम्मेदार लोगों के ऐसे बयान आ चुके हैं जिसमें तुर्की का अगला नंबर होगा, ये बताया जा रहा है। एर्दोगान भी एक मजेदार चीज है। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एर्दोगान से ज्यादा मजेदार नेता कम होंगे। उनके बयानात आप देखेंगे, सिर्फ अगर उनके बयानात को आप फिल्टर करके देख लेंगे, जैसे 2024 का एक बयान मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं जो यूनाइटेड नेशन के अंदर दिया गया था, तो एर्दोगान इसमें कह रहे हैं कि जैसे हिटलर के खिलाफ पूरी दुनिया एक हुई थी और उसको हराया गया था, वैसे ही नेतन्याहू के खिलाफ पूरी दुनिया को एक होकर उसको हराना पड़ेगा। यानी नेतन्याहू को हिटलर कह रहे हैं। गजा के बारे में बयान दे चुके हैं कि अपनी आर्मी हम गजा में भेजेंगे अगर ये सब नहीं रुकेगा। ये बयान भी 2024 का है। 2 साल बीत गए, आज तक आर्मी टर्की से बाहर नहीं निकली। तो एर्दोगान बयान लगातार इस तरह के देते रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर इजराइल के साथ उनकी दोस्तियां भी चलती रही हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इजराइल को जो आयल आता है वो बाकू से आता है और तुर्की के रास्ते से आता है, वो बदस्तूर आ रहा है।
उसे नहीं रोका गया। दसियों बार कहा गया इजराइल से तिजारती रिश्ते हमने खत्म कर दिए, व्यापार के जो रिश्ते हैं वो हमने पूरी तरह से खत्म कर दिए, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं, किसी न किसी बहाने ये रिश्ते चलते रहते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस लग रहा है। इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह तो यह है कि ईरान पर इजराइल का जब से अटैक हुआ है, तुर्की के अंदर ईरान के समर्थन में खड़े ढेरों लोग दिख रहे हैं। यहां जिन लोगों को ना पता हो उन लोगों को मैं बता दूं कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं महमूद पेजेश्कियन, वो खुद टर्किश मूल के हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि मैं खुदा का इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे एक तुर्क के रूप में पैदा किया। तो महमूद पेजेश्कियन जो हैं वो खुद तुर्क हैं और करीबी रिश्ते हैं। पर्शिया और तुर्की बिल्कुल हमेशा से अगल बगल रहे हैं, वो ऐतिहासिक रिश्ते हैं, वो अलग मामला है। लेकिन तुर्की के अंदर जनता का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है। आप देखिए, अभी कल परसों की बात है कि 72 गाड़ियों का एक काफिला ईरान में आया है तुर्की से। इसमें डॉक्टर हैं, इसमें पत्रकार हैं, इसमें और भी अलग अलग तरह के लोग हैं और ये ईरान के समर्थन में तुर्की से ईरान आए हैं जमीन के रास्ते अपनी अपनी गाड़ियां लेकर, और ईरान में उनका जबरदस्त वेलकम हुआ है। तो तुर्की की जनता का एक बड़ा हिस्सा ईरान के साथ है और वो इजराइल के खिलाफ है, गजा के मुद्दे पर, लेबनान के मुद्दे पर और ईरान के मुद्दे पर भी। आर्दोगा के लिए इसीलिए खुलकर बोलना ज्यादा जरूरी है, एक वजह तो ये। और दूसरी बड़ी वजह यह कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल का अगला निशाना तुर्की हो सकता है। और आप देखिए, तुर्की और इजराइल के बीच इतनी जबानी जंग चल रही है लेकिन ट्रंप खामोश है, जबकि तुर्की नाटो का मेंबर है। ट्रंप इजराइल को कह सकते हैं कि तुर्की पर हमले की बात भी मत करना, या तुर्की को कह सकते हैं कि इजराइल के साथ इस तरह की बहसबाजी में मत उलझो, तुम दोनों हमारे दोस्त हो। लेकिन ट्रंप बिल्कुल न्यूट्रल है और ट्रंप की न्यूट्रलिटी की वजह से तुर्की और इजराइल के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है। और अब अमेरिका और इजराइल दोनों जगह के अखबारों में, तुर्की के अखबारों में तो पहले ही कवर हो रहा था, इस तरह की खबरें लगातार आनी शुरू हुई हैं। इसका मानी क्या है? क्या इसका मानी यह है कि तुर्की ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कम से कम जब तक अमेरिका इस जंग में शामिल है, तुर्की इस जंग में सीधे शामिल नहीं होगा। क्या इसका मतलब यह है कि इजराइल तुर्की के ऊपर अटैक कर देगा? अभी साल 2 साल तक इसकी कोई उम्मीद नहीं है। वजह दो है कि पहला तो तुर्की नाटो का मेंबर है, उसके ऊपर कोई अटैक नाटो की सारी कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा, और दूसरा यह कि तुर्की के पास वाकई एक बेहद शानदार आर्मी है, दुनिया के सबसे अच्छी नेवीज में से एक नेवी है। तुर्की जबरदस्त ड्रोन बनाता है और तुर्की की आर्मी इजराइल से बहुत बड़ी है, तो ये इजराइल के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। तो ये दोनों चीजें नहीं होने वाली हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तुर्की न तो ईरान के साथ जंग में शामिल होगा और ना ही इजराइल फिलहाल तुर्की के ऊपर कोई अटैक करेगा। अगले कुछ सालों में तो ये सिनेरियो नहीं दिख रहा। होगा क्या और हो क्या रहा है उसको समझना जरूरी है। तुर्की ईरान की इनडायरेक्टली मदद कर रहा है। जैसे कुर्दों के मामले में उसने बिल्कुल क्लियर कुर्दों से कह दिया था कि अगर तुम ईरान के ऊपर हमला करते हो तो हमारी आर्मी तुम्हारे ऊपर हमला कर देगी। तो कुर्द जिस तरह का बवाल ईरान के अंदर पैदा कर सकते थे, उसको रोकने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है तुर्की ने। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो लगातार ईरान का साथ दे रहा है और इसके अलावा ईरान की माली मदद भी कर सकता है। ये तो अभी हाल की बात है, लेकिन आज के 4 साल 5 साल बाद क्या होगा हम नहीं जानते। और इसीलिए तुर्की नहीं चाहता कि ईरान टूटे बिखरे और ईरान तबाह बर्बाद हो, क्योंकि ईरान की बर्बादी का मतलब यह होता है कि तुर्की के बिल्कुल बगल में, बीच में बस सीरिया रह जाएगा, बिल्कुल बगल में ऐसी सरकारें बन सकती हैं जो इजराइल के बिल्कुल करीबी हो, और वो इजराइल जब अटैक करे तुर्की पर तो अपनी जमीन, अपने आसमान का इस्तेमाल करने दें, जो तुर्की के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। और यह भी वो जानता है कि अगर ईरान टूटा और तमाम हिस्सों में बंट गया, अगर ईरान में अमेरिका और इजराइल की पसंदीदा सरकारें आ गई, तो सीरिया पर भी कल को इजराइल का कब्जा हो सकता है, आधा से ज्यादा, और कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसीलिए इस जंग में तुर्की इनडायरेक्टली ईरान का साथ दे रहा है और तुर्की फिलहाल ये नहीं चाहता कि ईरान की ताकत गिरे, ईरान में सरकार बदले या ईरान तबाह बर्बाद हो। और ये ईरान के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस तरह का समर्थन ईरान को तुर्की से कभी नहीं मिला और शायद ईरान को ऐसी उम्मीद रही भी नहीं हो। तो 3 बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। पहली बात,
ये लगातार कहा जा रहा है कि जंग खत्म हो रही है, जंग खत्म हो गई है, इसी हफ्ते बातचीत होगी। ये अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका एक मानी यह भी हो सकता है कि बहुत जल्द अमेरिका अपने हमले दोबारा शुरू कर दे, क्योंकि उसके जहाज और उसके सैनिक लगातार मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं। दूसरी बात, लेबनान के अंदर भले बातचीत चल रही है लेबनान गवर्नमेंट और इजराइल के बीच, लेकिन इस बातचीत का फायदा सिर्फ और सिर्फ इजराइल को मिलना है, क्योंकि लेबनान की सरकार इजराइल और अमेरिका के सामने घुटने टेके बैठी है। हिजबुल्लाह की लड़ाई लंबी चलेगी, उस फ्रंट पर फिलहाल किसी बड़े समझौते की या सीज फायर की उम्मीद नहीं है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि चाइना, रशिया और ईरान ने अपना गठबंधन बेहद मजबूत कर लिया है। तुर्की से उनको इनडायरेक्ट मदद मिलती रहेगी, इसलिए इस बार अगर जंग शुरू होती है तो पिछली बार से ज्यादा बड़ी जंग हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।